चलो दोस्तों, अपन ने गुलाम वंश पढ़ लिया। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना गया, और गुलाम वंश का अंतिम व्यक्ति शमसुद्दीन, जिसे क्यूमर्स के नाम से जाना जाता है, दिल्ली की गद्दी पे शमसुद्दीन के नाम से गद्दी पे बैठा। और आपको पता होगा जब खिलजी वंश के कुछ लोगों ने मिलकर दिल्ली की सत्ता पे कब्जा कर लिया और केकूबाद को चद्दर में लपेट के यमुना में फेंक दिया और क्यूमर्स की हत्या कर दी गई और दिल्ली पे खिलजी वंश ने शासन स्थापित कर लिया। इस तरीके से केकूबाद को फेंकना और उसको शमसुद्दीन को मारना और दिल्ली पे कब्जा करना और दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन और इसके परिवार वालों को अरेस्ट करना, ये सब जो माजरा करने वाला एक व्यक्ति था वो जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हो रहा था और खिलजी परिवार के काफी सारे लोग लगे हुए थे। इसे भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी क्रांति हुई और खिलजी क्रांति के बाद में दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी। कौन बन गया? जून 1290 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। पहली बात अगर बात करें तो खिलजी कोई वंश नहीं है, खिलजी एक टाइटल है और सही खिलजी नहीं खलजी है जो ऊपर लिखा हुआ है। इसे क्यों कहा गया, खलजी इन्हें क्यों कहा गया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला पता चल गया, मैं गुलाम वंश के अंतिम शासकों की भी कहानी बता चुका हूं कि केकूबाद और क्यूमर्स को खिलजी क्रांति हुई और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हो गई। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। या पूछा जाए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब देखिए, इसे खलजी क्यों कहा जाता है? अफगानिस्तान जगह पड़ती है, अफगानिस्तान में एक हेलमंद नदी पड़ती है। ये हेलमंद जो नदी है, इस नदी का घाटी जो क्षेत्र है, इस घाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? खलजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलजी। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी खलजी कहा गया, जैसे शेखावाटी में शेखावाटी, बिहार में बिहारी, राजस्थान में राजस्थानी। तो इस तरीके से लोगों को नाम दे दिया जाता है कई बार, तो इन्हें खलजी वहां से टाइटल मिला और ये जलालुद्दीन फिरोज शाह अपने नाम के आगे खलजी लगाने लग गया। खलजी शासक बना और बात करें तो 13 जून 1290 ईस्वी को यह दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। इसने बैठा तो अपना राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक करवाया किलाखोरी के किले में, किलाखरी। करी का महल है। यह महल किसने बनवाया? केकूबाद। जब हमने पढ़ा था, केकूबाद ने किला खरी का महल बनवाया, जिसे और इस किला खरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। किस तरीके से राजा बना पता चल गया होगा। किस महल में? किला खरी के महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया 13 जून 1290 ईस्वी को। और यह महल बनाने वाला व्यक्ति केकूबाद था और यह पहली बार दिल्ली की गद्दी पे एक दूसरा वंश बैठ जाता है, खलजी वंश। खलजी क्या करता है? जलालुद्दीन खलजी एक धार्मिक पक्षपात करने वाला एक राजा है और ये धार्मिक पक्षपात करता है। 70 साल की उम्र में यह शासक बना था। जब इसने शासक की शपथ ली थी तो इसकी उम्र कितनी थी? 70 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 70 वर्ष थी। आपको पता होगा केकूबाद ने जब इसे अपना सेनापति नियुक्त किया था, उस समय इसे उसने शाइस्ता खान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शाइस्ता खान के नाम से भी शाइस्ता खान की उपाधि इसे दी थी। अब देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे जब बैठता है तो आपको पता होगा, एक माइंड में एक पिक्चर बनाइएगा। मैं आप में एक समझ पैदा करना चाहता हूं हिस्ट्री की कि कैसे क्या हुआ होगा। जब देखिए बलबन की मृत्यु हो जाती है, बलबन के से पहले राज्य के क्या हालात थे आप लोग पढ़ चुके हैं। जब बलबन
राजा का सेनापति है वही राजा को मार रहा है, जो संरक्षक है बाढ़ खेत को खा रही है, तो एक अराजकता सी फैली हुई है चारों तरफ। राज्य में इतना बहुत पावर नहीं बची, राजा का डर रहा नहीं। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 70 साल की उम्र में राजा बना। जब 70 साल की उम्र में राजा बना तो ये कोई सैनिक अभियान नहीं कर पा रहा है, और ये क्या करता है, एक बार रणथंबोर अभियान पे जाता है। सैनिक अभियानों की बात करें, दिल्ली के बगल में एक राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है रणथंबोर, जहां चौहानों का शासन हुआ करता था। तो शाइस्ता खां या फिरोज शाह, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहां आक्रमण करता है, रणथंबोर पे। रणथंबोर पे आक्रमण करता है। रणथंबोर में इसका साथ देने वाला इसका सेनापति होता है और सलाहकार, जिसका नाम होता है अहमद चाप। क्या नाम है, अहमद चाप। अहमद चाप के कहने पे ये रणथंबोर का घेरा डाल लेते हैं, चारों तरफ रणथंबोर के घेरा डाल के बैठ जाते हैं। 5-6 महीने बैठे रहते हैं, कुछ उखाड़ पाते नहीं है। राजा साहब 70 साल की उम्र में, बुढ़ापे में कहाँ क्या कुछ कर पाएंगे। अब 70 साल की उम्र में बैठे हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं कि मुसलमानों का पक्षपात करते हैं, मुसलमानों को एक अच्छी नज़र से देखते हैं, मुसलमानों का परेशान नहीं करते, उनके हितों का साथ देते हैं, जबकि उनका नहीं कर रहे। हिंदू और बाकी कास्टीजों के फेवर में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी नहीं थे। ये रणथंबोर के किले पे जो ही घेरा डाल लेता है, तो घेरा डालने के बाद ये जब जीत नहीं पाता है तो अहमद चाप इसे घेरा उठाने की सलाह देता है और ये यहाँ से घेरा उठा लेता है। क्योंकि ये जब वहाँ बैठा था तो दिल्ली में विद्रोह होने लग गए थे, तो लगा कि कहीं इस रणथंबोर के चक्कर में हम दिल्ली ना खो दें, तो इसलिए इसने, बारिश का मौसम भी आ गया और इसने अपनी सेना को वहाँ से उठा लिया, ये कहते हुए कि रणथंबोर जैसे किले में मुसलमान, ऐसे 10 किले रणथंबोर के लिए कहा गया, ऐसे 10 किले मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूं। मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूं। हेर, ये एक बाल जो है, बाल के बराबर समझता हूं। अब एक बात बताइए मुझे, कोई आदमी ऐसा कहता है कि मैं ऐसे किलो को जिसको नहीं जीत पाया, और उसे कहता है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूं, हाँ, आप उसकी व्यथा समझ सकते हो। ये अंगूर खट्टे हैं, जीत नहीं पाए तो क्या कहते बेचारे, बुढ़ापे में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी निकल लिए ये बात डायलॉग मार के वहां से। प्रश्न पूछा जाता है रणथंबोर के किले के बारे में, यह किसने कहा, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने ये किस किले के बारे में कहा है कि ऐसे 10 किले मुसलमान के एक बाल के बराबर हैं, तो आपको उत्तर देना है रणथंबोर का किला। ये वहां से आता ही है। तो जब ये दिल्ली से आ जाता है, दिल्ली से आने के बाद रणथंबोर से वापस दिल्ली आ जाते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दिल्ली में बैठे हुए हैं भाई साहब फिरोज शाह खिलजी। यूपी में एक जगह पड़ती है इलाहाबाद के बगल में, जिसका नाम है कड़ा माणिकपुर। क्या है, कड़ा माणिकपुर। अब आपको मैं बहुत सी चीजें ऐसी बताने वाला हूं, आपने फिल्म देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी की, और रणथंबोर के किले की पद्मिनी, पद्मावत, उसमें बहुत सी गलतियां हैं, बहुत गलत। इतिहासकार भारतीय इतिहास के साथ कैसा मजाक कर लेते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, बॉलीवुड वाले तो पूछो ही मत। ये इतिहास को जानते ही नहीं है, ये सिर्फ अपने पैसों के लालच में धूमिल कर देते हैं हमारी संस्कृति को। कहाँ कहाँ उन्होंने गलतियां की हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, अब कड़ा माणिकपुर एक जगह पड़ती है, यहां से एंट्री कैसे अगले राजा की होगी वो तय होगी। इसने बहुत कोई काम नहीं किया और ये मुसलमानों के फेवर में बातें किया करता था। एक रणथंबोर अभियान पे गया था, वहां पे ये डायलॉग मार के वापिस आ गया। इसके अलावा इसने किसी को नहीं जीता, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। कड़ा माणिकपुर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था छज्जू। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कच्छन, और इन्होंने तो विद्रोह किया जिसको इन्होंने मार दिया था। यहां एक व्यक्ति है छज्जू। छज्जू ने अपने आप को मंगूसुद्दीन के नाम से राजा घोषित कर लिया। मंगूसुद्दीन के नाम से राजा बन गया।
कहाँ का? कड़ा माणिकपुर का। अब देखो एक राजा और उसके नीचे अलग अलग सूबे हैं। ये दिल्ली का राजा है, इलाहाबाद के बगल में कड़ा माणिकपुर एक सूबा है। उस सूबे का सूबेदार था छज्जू। छज्जू ने कहा कि मैं नहीं मानता दिल्ली पे कौन है, दिल्ली वाले बादशाह वो रणथंभौर नहीं जीत पाए, मुझसे क्या लड़ेंगे। और छज्जू मंगूसुद्दीन के नाम से शासक बन गया और यहां बैठ गया। अब ये जो ही यहां बैठा तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी एक व्यक्ति है जो दिल्ली का राजा है, आप देख चुके हैं। जलालुद्दीन के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? खान खाना, अरकली खान, कद्र खान। 3 बेटे। अब जब राजा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति विद्रोह करके अपने आप को राजा घोषित कर लेता तो राजा अपने सेनापति को या अपने बेटे को भेजेगा। और अक्सर राजा के बेटे जब तक राजकुमार हुआ करते थे युद्ध लड़ा करते थे ताकि उन्हें युद्धों का एक अभ्यास हो जाए, सेनापति का रूप अदा किया करते थे। तो राजा ने अरकली खान को भेजा। किसको भेजा? यही एक इसका योग्य बेटा है, बाकी कोई योग्य नहीं है अरकली खान के अलावा, आगे इसका जिक्र होगा। अरकली खान क्या करता है? अरकली खान को भेजा छज्जू को निपटाने के लिए कड़ा माणिकपुर। छज्जू गया, आमने सामने लड़ाई हुई कड़ा माणिकपुर में और छज्जू को गिरफ्तार कर लिया गया। छज्जू को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। जब दिल्ली में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के सामने से पेश किया गया तो इसे बड़े गंदे कपड़े पहनाए गए, फटे पुराने एकदम भिखारी टाइप बना करके लाया गया। पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई थी, हाथों में हथकड़ियां जकड़ी हुई थी और लाया गया, राजा के सामने पेश किया गया। और देखिए जिस राजा के क्षेत्र को विद्रोह करके अपने आप को राजा घोषित कर लिया, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कहा मंगूसुद्दीन को रिहा कर दिया जाए और उसके साथ खाना खाया, उसे अच्छे कपड़े पहने, उसके साथ बैठ के खाना खाया, ये कहते हुए कि मैं एक राज्य के लिए मुसलमान का खून नहीं बहा सकता। प्रश्न पूछा गया है कौन सा ऐसा शासक था जो राज्य के लिए किसी मुसलमान का खून न बहाने का बात किया करता था? तो जाहिर सी बात है कौन है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और मैं पहले भी बता चुका हूं ये मुसलमानों को कोई सजा नहीं देता कि आप मुसलमान हैं, बस मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, इसलिए ये मुसलमानों को तवज्जो दे रहा है। तो ये छज्जू को छोड़ देता है परंतु इसे वापस कड़ा माणिकपुर का सूबेदार नियुक्त नहीं करता है। ये अब कड़ा माणिकपुर में एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उसका भतीजा था, जो खिलजी क्रांति हुई थी उस खिलजी क्रांति में उसके साथ था, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये इसका भतीजा है और अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद भी है। फिरोज शाह जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है उसने खुश होकर के अलाउद्दीन खिलजी को अपनी बेटी की शादी कर दी थी। देखिए जलालुद्दीन अपनी 2 बेटियों की शादी, तो 2 दामाद हो गए उसके। एक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे का है अल्मास बेग। ये दोनों इसके दामाद हैं और ये दोनों आपस में भाई हैं। क्या हैं? भाई हैं। दोनों ने खिलजी क्रांति में सहयोग दिया, इसलिए इसने अपनी 2 बेटियों की शादी अपने दोनों भतीजों के यहां कर दी। अब कुछ बोलेंगे गुरुजी अपने भतीजों के साथ कैसे शादी कर दी? भैया मुसलमानों के ऐसा होता है। मुसलमान धर्म में सिर्फ अपने दूध के रिश्ते को, जिस माँ का दूध एक साथ पिया है, एक ही माँ के पैदा होने वाले भाई बहन को छोड़ के बाकी सबके साथ शादी की जा सकती है। अगर माँ 2 हैं बाप 1 है तब अपने बहन भाई भी आपस में शादी कर लेते हैं। मुसलमानों में ऐसा अक्सर होता आया है। राजा थी, बहुत सारी रानियां थी, उनके अलग अलग बच्चे पैदा होते थे, बाप एक होता था, माँ अलग अलग होती थी और उनके सबके बच्चे आपस में शादियां कर लेंगे, आपको देखने को मिलेगा इतिहास में। तो मुसलमानों के ऐसे होता है, हिंदू धर्म में नहीं होता, जबकि मुसलमान धर्म में या इस्लाम धर्म में ऐसा होता है। इसने कड़ा माणिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों कर दिया ये पता होगा आपको, अभी बता चुका हूं। छज्जू ने विद्रोह कर दिया इसलिए इसने वहां का कड़ा माणिकपुर का सूबेदार इधर नियुक्त कर दिया। अब यही तो चाहता था अलाउद्दीन खिलजी।
बड़ा साम्राज्य विस्तार वाला व्यक्ति था, ये राजा बनना चाहता था, इसके ख्वाब भी बड़े बड़े हो गए थे। और क्योंकि इसकी बीवी राजा की बेटी और बार बार आंखें दिखाई, ज़्यादा चूंचा किया तो मेरा बाप राजा है, मरवा दूंगी। तो ये सोचता है यार राजा ही बन जाए, ये राजा क्या चीज़ है, और राजा बनने के चक्कर में लग जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले बात करते हैं तो ये अपने मेवात और मालवा के क्षेत्र में क्या करता है, आक्रमण करने की आज्ञा मांगता है, किससे, जलालुद्दीन खिलजी से, और आक्रमण करता है मालवा में, मालवा के क्षेत्र में आक्रमण करता है। और मालवा के क्षेत्र में आक्रमण करके वहां से बहुत सारा धन दौलत ला करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को देता है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को देता है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इस बात से खुश होता है और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी खुश होकर के इससे और अच्छी अच्छी उपाधियां इसे देने की कोशिश करता है। और इसके भाई अलमास बेग को अलाउद्दीन खिलजी अपने भाई को दे देता है उल्लू खां की उपाधि। उल्लू खां अपने भाई को, उल्लू खां का मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, उल्लू खां की उपाधि दे दी जाती है। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी से परमिशन मांगी, इसने आक्रमण किया और लिया। अब ये उससे दोबारा क्षेत्र के आक्रमण की परमिशन लेता है और मालवा के क्षेत्रों में ही आक्रमण करना चाहता है, यही परमिशन लेता है और जलालुद्दीन खिलजी उसे परमिशन दे देता है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी बड़ा शातिर आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी को देखिए पता है ये दिल्ली से यूपी एमपी के क्षेत्रों में कड़ा माणिकपुर से वहां आक्रमण करने की कहता है और ये चला जाता है देवगिरी, दक्षिण भारत में। देवगिरी क्यों जाता है मैं बता दूं आपको। अभी तक कोई आपने पढ़ा कि देवगिरी पे किसी मुसलमान ने आक्रमण किया? अभी तक कोई भी मुसलमान आक्रमण करने वाले नहीं है। पहला कौन मुसलमान या कौन शासक था जो देवगिरी पे आक्रमण करता है? करने वाला व्यक्ति था, आपको पता होगा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासन काल में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के। ये अपने चाचा को या अपने ससुर को बिना बताए देवगिरी की तरफ निकल जाता है और 8000 की सेना लेकर के देवगिरी में जाकर के आक्रमण करने की कोशिश करता है। उस समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। कौन थे रे? बोलो सब एक बार। रामचंद्र देव यादव वंश के व्यक्ति थे। किस वंश के व्यक्ति थे? यादव वंश के व्यक्ति थे। यादव वंश के व्यक्ति थे रामचंद्र देव और उसके पुत्र थे शंकर देव। इनके पुत्र कौन हैं? अब देखिए कमाल, किस्मत कैसे साथ देती है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को पता है देवगिरी में बहुत धन दौलत है, दक्षिण भारत में बहुत सोना है, और उस सोने को अगर हमने ले लिया, जब आपके पास पैसा आ जाता है तो पावर अपने आप आ जाती है। सेना इसके पास है, बहुत सारा पैसा आएगा, सेना बनाएगा और दिल्ली पे आक्रमण करके दिल्ली का राजा बन जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में कुछ ऐसे ही विचार चल रहे हैं कि अपने ससुर को निपटा दें और निपटा के हम दिल्ली की गद्दी पे राज करें। इसलिए दिल्ली में क्या चल रहा है, इस बात के लिए वह अपने भाई, जिसका अभी जिक्र किया था अलमास बेग, को दिल्ली में ही छोड़ देता है राजा के पास में। अपने चच्चू जान के पास छोड़ देता है, भतीजा जान वहीं रहता है और पूरी इन्फॉर्मेशन चच्चू जान की अपने भाई जान को भेजता रहता है। अब भाई जान इधर देवगिरी की तरफ गया हुआ है, रामचंद्र देव देवगिरी में बैठे हुए हैं और शंकर देव होयसल एक जगह पड़ती है, होयसल गए हुए हैं। होयसल गए हुए। अब हुआ क्या कि ये जो ही देवगिरी पहुंचता है तो देवगिरी के राजा शंकर देव इसकी हार स्वीकार कर लेते हैं और ये कहता 8000 की सेना घुड़सेना आई है, 20,000 की सेना और पीछे से आने को तैयार है, आ रही है, ये तो अग्रिम पंक्ति है। रामचंद्र देव पे अभी कोई आक्रमण हो ऐसा हुआ नहीं था और रामचंद्र देव ने एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि ठीक है भाई, हाथ जोड़े, तेरी काली गाल लड़ेंगे नहीं, तेरे को जो ले जाना ले जा। धन, उसने जो धन के बदले पीछा छूट रहा है, पैसों की और धन दौलत की कोई कमी नहीं है दक्षिण भारत में, तो उनका ले दे के निपटा देते, कौन लड़ेगा। ये इसके साथ समझौता कर लेते हैं और संधि कर लेते हैं और कहा कि धन दौलत दे दी जाती है, युद्ध हर्जाना इसको दे दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जाने ही वाला होता है, उसके पुत्र आ जाते हैं शंकर देव राय, जो होयसल के क्षेत्र में गए थे। शंकर देव ने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, मेरे बाप ने संधि की है, मेरा बाप बूढ़ा हो गया, मैं नहीं, मेरे से लड़ना पड़ेगा, दम है तो लड़,
लड़के तो कुछ लेके जा सकता, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसने कहा बात तो ठीक है, पर जो धन दौलत मिला उसको छोड़ के लड़ने जाए तो वो और राजा अंदर रख लेगा वापस। तो अपनी 1000 सेना को इसने वहीं छोड़ दिया कि आप इस जो माल मिला इसकी रखवाली कीजिए। हम बाकी के 7000 लोग, सॉरी 2000 छोड़े और बाकी 6000 लड़ने को चले गए। कहा कि तुम 2000 इसकी रखवाली कीजिए। और शंकर देव के साथ युद्ध लड़ा गया। हिंदू और मुसलमानों का ये इतना खूंखार युद्ध था कि हिंदू सेना जीतने ही वाली थी। इस बात का पता चला किले में सामान की रक्षा करने वाले 2000 सैनिकों को, और वो कूच कर गए अपने राजा को बचाने के लिए या अपने सेनापति को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जो ही बचाने गए तो हिंदुओं की सेना उस समय डर के भाग गई। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो 6000 की सेना थी और इन्होंने कहा था कि पीछे 20,000 की सेना और आ रही है, पहले झूठ बोला था और अब उन्हें लगा कि ये 20,000 आ गई। उन्हें नहीं पता कि ये 2,000 है। इसलिए हिंदू सेना वहां से युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गई और अलाउद्दीन खिलजी फिर बहुत सारा धन दौलत लेकर के वापस लौटा। इस बात का दिल्ली के शासक को बाद में पता चला, जिसका जलालुद्दीन खिलजी का सलाहकार कौन था और सेनापति कौन था। जलालुद्दीन का सेनापति था अहमद चाप। अहमद चाप ने कहा कि साहब वो बहुत सारा धन दौलत लेके आ रहा है, उसे रास्ते में मरवा देना चाहिए और वो धन दौलत अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। जबकि मैं आपको बता चुका हूं, जलालुद्दीन कहता है कि मैं पैसे, जमीन, जायदाद, जर जोरू जमीन, इन सब के लिए मैं किसी मुसलमान का खून नहीं बहा सकता, और वो तो मेरा भतीजा और ऊपर से मेरी बेटी का पति भी है, उसका सुहाग भी है, तो कैसे उजाड़ सकता हूं, उसकी मांग कैसे मिटा सकता हूं मैं। तो ऐसा नहीं होगा, मैं उसे नहीं मारूंगा। बोला अच्छा कोई बात नहीं, मत मारो, तुम्हारे लिए खतरा पैदा होगा। बोला कोई बात नहीं, निपट लेंगे, अपने घर का मसला है। ऐसे देवगिरी से माल लूट के अलाउद्दीन खिलजी कड़ा माणिकपुर आ गया। कहां आ गया? कड़ा माणिकपुर आ गया। कड़ा माणिकपुर आने के बाद में इसने लेटर भिजवाया कि साहब, राजा साहब गलती हो गई, आपसे मैंने परमिशन नहीं ली दक्षिण भारत की आक्रमण करने की, पर मुझे कुछ मेरी परिस्थितियां मैदान में ऐसी बनी कि मैं दक्षिण भारत पहुंच गया और मैं नहीं लड़ता तो मारा जाता, और ऐसे वैसे आगे से नहीं करूंगा, गलती हो गई। आप भी करते हो, पकड़े जाते हो तो ऐसे ही कहते हो कि साहब गलती हो गई, आगे से पूरी बातें मानूंगा, तुम जो कहोगे करने को तैयार हूँ। दिल्ली संदीप सर की क्लास तो मैं दिल्ली लूंगा, आज के बाद छोड़ूंगा ही नहीं। सब बातें कसमें खा ली अलाउद्दीन खिलजी ने कसमें खा ली। अब उधर अलमास बेग बैठा हुआ, वो उसको कर रहा है। कहा कि या तो जलालुद्दीन खिलजी को लेटर भिजवाया कि या तो आप कड़ा माणिकपुर में आके मेरे से मिल लीजिए, क्योंकि मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो देवगिरी से मैं लूट के लाया हूं, सोना, धन दौलत, बहुत अथाह धन दौलत लेके आया था, तो वो सोना कहा जाता 400 क्विंटल के आसपास सोना वहां से लूट के लाया था। तो कहा कि वो सोना मैं तुम्हें देना चाहता हूं, गिफ्ट करना चाहता हूं। आप आइए कड़ा माणिकपुर में, दिल्ली नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैंने गलती की है इसलिए मैं नहीं आऊंगा, शर्मा रहा है। आप आते हैं तो ठीक है, नहीं मैं बंगाल चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा? बंगाल पे जाके कब्जा कर लूंगा। अभी तक बंगाल पे कब्जा नहीं है किसी का, और मैं वहां मेरा नया राज्य स्थापित कर लूंगा। उधर अलमास बेग अपने भाई के कहने के अनुसार राजा को सेट करके और कड़ा माणिकपुर बुला लेता है। कहां बुला लेता है? कड़ा माणिकपुर। इसके कहने पे और कुछ और सरदार जो मिले हुए थे अलाउद्दीन खिलजी से, ये सब मिलकर के जलालुद्दीन खिलजी को यहां कड़ा माणिकपुर लाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि कुछ और सरदारों को इन्होंने पैसे देके खरीद लिया और कहा कि आप हमारे साथ आइए और जलालुद्दीन खिलजी को हमें कड़ा माणिकपुर लेके जाना है। इन्होंने विश्वास दिला दिया। अब इसका भतीजा ही तो है और इसका दामाद है, तो इससे किस बात का डर। जलालुद्दीन नाव में बैठ के जल्दी से कड़ा माणिकपुर पहुंच गया। 4 नावों में कुछ लोग गए। अहमद चाप अपनी सेना लेके पैदल कड़ा माणिकपुर की तरफ जा रहा था। मैंने बताया था इसका एक बेटा है अरकली खान, वो पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र का सूबेदार है। कहां का? मुल्तान का सूबेदार है। कहां का सूबेदार है? मुल्तान का सूबेदार है। कौन है? अरकली खान। अरकली खान इधर देखिए, अरकली खान का जिक्र इसलिए किया है कि सीन क्या चल रहा है। दिल्ली पे बैठा जलालुद्दीन, इधर कड़ा माणिकपुर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आ गया दिल्ली देवगिरी को लूट के। इधर अहमद चाप सेना लेके आ रहा है और जलालुद्दीन नाव से पहुंच गया कड़ा माणिकपुर। जब कड़ा माणिकपुर पहुंचा तो
कुछ सेनापतियों को सेट कर रखा था, उसके पैरों में गिरा, जब गले लगाया तो उसके पीठ पे छुरा घोंप दिया और जलालुद्दीन फिरोज शाह का सर कलम कर दिया गया उसी के भतीजे, उसी के दामाद के द्वारा, और शासक बन गया 96 में अलाउद्दीन खिलजी। उसे मार करके अपने आप को राजा घोषित कर लेता है कड़ा माणिकपुर में और दिल्ली की तरफ बढ़ता है। जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो दिल्ली निकलने के लिए तैयार हो जाता है। कोई लिखना चाहे तो लिख लो, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीटली। अब दिल्ली के जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और अभी शासक बन गया दिल्ली का अलाउद्दीन। अब हत्या करने के बाद इसका एक बेटा है अरकली खान, जो मुल्तान का सूबेदार है, उसका एक छोटा बेटा भी है और कुछ और भी लोग परिवार में हैं, तो राजा तो वो बनने चाहिए। कड़ा माणिकपुर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को राजा घोषित कर लेता है और दिल्ली की तरफ बढ़ता है। इसे पता है कि भारत की जनता या मुसलमान लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जलालुद्दीन मुसलमानों के फेवर में था, तो इसलिए मुसलमान इस बात से नाराज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें उनका फेवर लेना चाहिए। तो इसने जनता में जो धन लाया था वो पैसे, अब इसके लिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि देवगिरी पे विजय करते ही दिल्ली की सत्ता अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चली गई थी। उसी दिन तय हो चुका था ये बात कि अब अगला राजा पैसे आने के बाद तय हो गया कि बनने वाला अलाउद्दीन खिलजी है, क्योंकि उसने बहुत धन दौलत थी, उसके दम पे बहुत से लोगों को खरीदा जो जलालुद्दीन खिलजी को मरवाने में उसका सहयोग किया, तथा जनता उसका विद्रोह नहीं किए, इसलिए जनता को उसने बहुत सोना बांटा। कड़ा माणिकपुर से दिल्ली आते आते रास्ते में सबको सोने की मोहरे बांटता आया, काफ़ी सारा सोना इसने लोगों को बांटा, लोगों को अपने फेवर में करने के लिए। अब दिल्ली की गद्दी पे अलाउद्दीन खिलजी बैठता है, परंतु उसी से पहले उसकी बीवी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बीवी मलिका-ए-जहान, पहले रानी जो मुख्य रानी हुआ करती, बहुत सारी रानियां किस किस के नाम होते नहीं थे राजा को, मेरे को लगता है खुद को नहीं पता होगा। अकबर के 16,000 रानी दासियां सब मिला के थी, रखेल, अब 16,000 के नाम याद थोड़ी ना होते हैं। तो वो जो मुख्य रानी होती थी, जिससे ज़्यादा प्यार करता था, जिसको हम कह सकते हैं पहला प्यार जो होता था, वह पहला नहीं होता था, लास्ट का होता था। हालांकि बहुत सारे हो जाते तो लास्ट का ही प्यार था वो, तो जो नहीं आती रहती थी, अच्छी लगती थी, राजा को पसंद आ जाती थी, बस राजा को जो खुश कर सके वो राजा का अच्छा प्यार होता था, और राजा उसे मलिका-ए-जहान की उपाधि दिया करता था। जो मुख्य रानी हुआ करती थी उसे क्या कहा जाता था? मलिका-ए-जहान। क्या कहा जाता था? मलिका-ए-जहान। मलिका-ए-जहान ने इधर दूसरा राजा घोषित करने का अनाउंस कर दिया, और इधर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को राजा घोषित करने का कोशिश। अब अलाउद्दीन खिलजी बढ़ता है दिल्ली की तरफ और दिल्ली पे कब्जा कर लेगा और दिल्ली का शासक बन जाएगा। अब अगला शासक दिल्ली का कौन बन गया? जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी के बाद में बन गया अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश की मैं बात कर रहा हूँ। चलो पढ़ेंगे अगली क्लास में अपन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया एक बार रिपीट कीजिए। पहले अपने जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि शाइस्ता खां के नाम से इसे जाना जाता है। यह उपाधि उसे केकुबाद ने दी थी। यह शमसुद्दीन या क्यूमर्स को मार करके दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा और यह मुसलमानों का फेवर किया करता था। इसने जब ये दिल्ली पे कब्जा किया, इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। राजा बनने के बाद इसने रणथंबोर पे आक्रमण किया, रणथंबोर को जीत नहीं पाया। वहां इसका सेनापति या सलाहकार अहमद चाप था, उसने यहां से इसे अपना घेरा हटाने के लिए कहा। जब यह नहीं जीत पाया तो यह कहकर के ये छोड़ के आ गया कि ऐसे 10 किले मुसलमान के एक बाढ़ के बराबर होते हैं। यह कहकर के ये वहां से निकल लिया और दिल्ली आ गया। इधर कड़ा माणिकपुर में छज्जू ने जो मंगूसुद्दीन के नाम से गद्दी पे बैठा, राजा घोषित कर लिया। उससे उसके बेटे अरकली खान को उसे दबाने के लिए भेजा। अरकली खान ने उसे हराया, गिरफ्तार किया, गंदे कपड़ों में लेकर के जलालुद्दीन खिलजी के पास पेश किया गया। जलालुद्दीन खिलजी ने उसके साथ खाना खाया, अच्छे कपड़े पहनाए, कहा कि मैं एक मुसलमान का एक जमीन के लिए, एक राज्य के टुकड़े के लिए मैं किसी मुसलमान का खून नहीं बहा सकता। और ये कहते हुए उसे मुक्त कर दिया और कड़ा माणिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अपने भतीजे और अपने दामाद जो खिलजी क्रांति में उसके साथ शामिल थे, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी परमिशन लेके पहले मालवा पे आक्रमण करता है, दूसरे क्षेत्र में इसी क्षेत्र में आक्रमण करने की परमिशन लेके दक्षिण भारत चला जाता है बिना बताए, वहाँ से धन दौलत लूट के लाता है और कैसे आपको पता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर देता है और उसके सर को, मुंडी को एक
भाले में पिरो करके पूरे शहर में घुमाता है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी नहीं रहा, अब मैं शासक बन गया हूं अलाउद्दीन खिलजी। जनता को खुश करने के लिए उसने सोने के सिक्के बांटे जनता में, और अब शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाएगा। इसी दौरान अगर हम बात करें तो मलिका ए जहान ने अपने इसके जो छोटा बेटा है जिसका कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से राजा बना दिया। कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम नाम से इसे राजा बना दिया गया था। इस बात से नाराज हो गया है कौन? अरकली खान, क्योंकि अरकली खान बड़ा है। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी कैसे इनको मारेगा और कैसे इस बात का फायदा उठाएगा, कैसे दिल्ली की गद्दी पे अब अलाउद्दीन खिलजी का बीज हो ही चुका है क्योंकि उसने मार दिया। अब दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली पहुंच के महलों में क्या करने वाला है और कैसे अपना राज्याभिषेक करवाएगा, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।